टू आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। और बहुत प्यारी बातें सुन रहे थे मियां अंजुम निसार साहब से, बड़ी तजर्बे की बातें हैं और जो उन्होंने मेरी थोड़ी सी इस्लाह की है कि इट्स अ रन रिवर प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ रन अ वाटर प्रोजेक्ट, इट्स रन अ रिवर प्रोजेक्ट। और इसमें डेफिनेटली बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को ज़ाया कर रहे हैं, हम उसको IPPs की तरफ ले जा रहे हैं। एक तरफ इशारा किया मियां साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, 454 बिलियन रुपीस शायद हम इंडक्ट कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए इंडक्ट कर रहे हैं कि हमारी यानी कि बैलेटिंग और हमारी वोटिंग के लिए हमें सपोर्ट मिलती रहे। जबकि 454 बिलियन रुपीस से आप पूरे पाकिस्तान में 1-1 अरब रुपए के 454 डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जहां लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ जिसे हम इनकम सपोर्ट या किसान सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। आप बेसिकली फ़कीर पैदा करना चाहते हैं और वो फ़कीर सिर्फ और सिर्फ आके आपको वोट कास्ट करे और आपके उस निशान पे ठप्पा लगाएं जिसके लिए आपने उनको ब्लैकमेल किया है। और ये ब्लैकमेलिंग है, ये आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, ये कौम के पैसे होते हैं। इसके लिए कोई भी सियासी जमात इसका क्रेडिट मत ले, ये आप लोगों का क्रेडिट नहीं है। आपका क्रेडिट तब होगा जब ये आप अपनी पॉकेट से देंगे। ये अवाम का पैसा होता है जो अवाम पे खर्च करके आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं इसके शुरू दिन से खिलाफ हूँ और खुदा के लिए मुल्क में मजीद फ़कीर मत पैदा करें, मुल्क को तरक्की की तरफ जाने दें। और तरक्की की तरफ जाने का एक ही रास्ता है कि आप रेवोल्यूशन लेके आएँ, आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए, आप यहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें। सर, मैंने बहुत सारे मुल्कों को सर्वे किया है, उनकी एसोसिएशंस को, उनके चैम्बर्स को। ख़ास तौर पे मैं जापान का जिक्र करूँगा कि जापान की जो चैम्बर एसोसिएशन है वो नॉर्मली ये करती है कि वो अपनी एसोसिएशंस हमेशा प्रपोजल देती है गवर्नमेंट को, और वो प्रपोजल ये देती है कि आप फ़लाँ टैक्स से कितने पैसे कमाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी हम फ़लाँ टैक्स से हमारा टारगेट है फॉर सो मैनी बिलियन युआन और वॉट एवर। वो कहते हैं ठीक है, ओके, हम इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं 20%, 30%, अगर आप अपनी पॉलिसी में ये सर्टेन चेंजेस लेके आए। इसका मतलब है प्रपोजल्स तो जब जाती हैं वो तो फिर ट्रेड बॉडीज़ की तरफ से जाती हैं। तो आपको लगता है कि हमारी ट्रेड बॉडीज़ में कोई गलती है या हमें गवर्नमेंट को हमारी बात समझ नहीं आती? देखिए जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं और वो स्टेक होल्डर से पॉलिसी डिस्कस नहीं करते, और वो जो कर दिल उनका आता है वो इम्पोज कर देते हैं। बाद में बिज़नेस कम्युनिटी भुगतती रहती है, शोर शराबा करती रहती है, और जो है वो उनका बहुत सारा वक्त इन कामों में सर्फ हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लेना है तो देखें सिस्टम को इनलार्ज करें। उन्हीं टैक्स पेयर से आप जिनसे पहले भी आप टैक्स ले रहे हैं उन्हीं पे बोझ डालते जाएंगे तो एक दिन आएगा वो सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की वजह से मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं है, क्योंकि आपने इस ग्लोबल विलेज के अंदर कम्पीट करना है। और फिर ऊपर से हमारे स्टेक होल्डर्स ने बहुत सारे लातादाद ऐसे वो डिसीजंस करते हैं, इम्पोज कर देते हैं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते, जिसकी वजह से फिर वो शोर-ओ-गुल और स्ट्राइक्स और शोर शराबा रहता है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट साल 2 साल के बाद फिर जाके उन चीज़ों को कुछ रिवाइज़ करती है। हालिया बजट में भी आप ये देख लें, इस कदर टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं उन लोगों पर जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। सिस्टम को आपने इनलार्ज नहीं किया, सिस्टम को आपने बेहतर नहीं किया, सिस्टम की लीकेजेस को आपने बेहतर आप करते तो फिर मामला बेहतर होते। इतने FTA साइन हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, आपके पास आपकी लोकल इंडस्ट्री मौजूद है, आपने टैक्सेस को ज़ीरो कर दिया। किस तरह हमारी इंडस्ट्री कम्पीट करेगी? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ स्केल ऑफ इकॉनमी बड़ा महदूद है, हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। किस तरह हम, मेरा मतलब है जो है, हम कम्पीट कर सकते हैं? और ये उन्होंने देखा ही नहीं कि इस FTA का मुल्क को कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है। सिवाय मेरा ख्याल 1-2 मुल्क, एक श्रीलंका है और एक मॉरिशस है, जहाँ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं वो आपकी तरफ प्लस है। बाकी आपने चाइना के साथ किया, मलेशिया के साथ किया, इंडोनेशिया के साथ किया, जिन ममालिक के साथ भी आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उनमें
ہمارا گیپ جو ہے وہ مزید بڑھا ہے. بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے. میں شاید اگر میرے پاس غلط فگرز نہ ہو، میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ ہم نے جو انسینٹو دیا ہے چائنا کو, دیٹ از فار مور دین 380 ڈفرنٹ کائنڈ آف پروڈکٹس, وائل وی ہیو این انسینٹو اونلی فار 80 ڈفرنٹ کائنڈ آف پروڈکٹس, اور اس کی بھی کوئی خاص رینج ہمارے پاس ایسی اویلیبل نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں چائنیز شاید آپ امبیسڈر سے میں تھوڑا سا ذرا آپ کو کٹ کروں. عامر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. وہ بیسیکلی یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ 1 ہوا ہے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ 2 ہوا ہے, اس میں تقریباً ہمارا 70% جو ٹوٹل آپ کا ٹیرف ہے وہ ایف ٹی اے میں کہیں نہ کہیں فال کرتا ہے, کہیں نہ کہیں فال کر کے کہیں 0 ہو گئی ڈیوٹی, کہیں کم ہو گئی 10 ہے, کہیں 5 ہے, اور گریجولی وہ 2030-32 تک اس نے نل ہونا ہے. اور میں نے کچھ عرصہ پہلے چائنیز آفیشیل سے ایک بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی کہ وائی ڈونٹ یو فوکس آن دا فوڈ پروڈکٹ. میں کہا فار ایگزامپل, انہوں نے مجھے کچھ ایگزامپلس دی, وہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن انہوں نے ایک چیز بتائی کہ چائنا $160 بلین کی اینولی فوڈ پروڈکٹس کو امپورٹ کر رہا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے, ویسے میں اپنے ناظرین کے لیے, کہ ہم اس میں سے اپنا کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. کیا ہم اس میں سے کوئی 5%, 10% بھی لے سکیں اگر شیئر کا, تو اٹ وڈ بی مور دین انف فار آور اکانومی. میرے صاحب اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ ایک ایسی پرپوزل ہے جو میں نے کسی فورم پہ پہلے بھی دی تھی. آپ جب اتنے ذمہ دار آدمی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر آپ کی گورنمنٹ آفیشیل سے بات ہوتی ہے تو آپ ان سے ایک سمپل ڈیٹا لے لیجئے کہ پاکستان میں پاسپورٹ کتنے ہیں, اور ان پاسپورٹ میں سے انہوں نے کتنے پاسپورٹس پہ بزنس مین لکھوایا ہوا ہے. جب تک وہ لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے, آپ ان کے پاسپورٹس کو فریز کر دیں, آپ کا ٹیکس نیٹ کروڑوں میں چلا جائے گا. مجھے تو گورنمنٹ کی یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو یہ ڈیٹا کہیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے. تو کیا آپ میری اس پرپوزل سے اتفاق کریں گے کہ آپ سمپل ہے کہ اگر 5 کروڑ پاسپورٹ بن چکا ہے پاکستان میں, اس میں سے 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بزنس مین لکھوایا, تو وائی ڈونٹ دے ہیو اے سرٹیفکیشن ایز این NTN پیئر, دا نیشنل ٹیکس پیئر. تو اس بارے میں کوئی پرپوزل پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ ہارڈلی 2 لاکھ ٹیکس پیئر ایسا ہے جو آپ کا 90% ٹیکس دے رہا ہے ٹوٹل جو اس وقت کلیکشن ہو رہی ہے, اور باقی جو ہے بہت ساری ریٹرنز آتی ہیں, اور وہ ریٹرنز جو ہوتی ہیں اس تھریش ہولڈ سے ان کی انکم کم شو کی ہوتی ہے. ریٹرنز تو ہوتی ہے, NTN نمبر بھی ہوتا ہے, لیکن انکم کم شو کی ہوتی ہے, اور اس سے بہت بڑی کوانٹٹی ایسی ہے جو کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس NTN نمبر نہیں ہے. تو آپ کو ایسی قدغنیں ضرور لگائیں کہ لوگ مجبور ہوں اور وہ ٹیکس کے نظام میں آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں, وہ اپنا امیج کچھ بہتر کریں. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا بزنس کمیونٹی اینڈ دا ٹیکس پیئرز, اپنا ٹیکس کلیکٹرز, اس کو بھی امپروو کریں. وہاں بھی ایسے ریش فیصلے نہ کریں, اور لوگ یہ نہ کہیں کہ جو ٹیکس کے نظام میں موجود ہیں وہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ کے وہ کہیں نہیں جناب جتنی دیر اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں. تو دیکھیں کویسچن کو مجھے تھوڑا سا ٹوسٹ کرنا پڑے گا اسی کویسچن کو آپ کے, کہ آپ چونکہ ساکھ سے آپ کا ایک ساکھ چیمبر آف کامرس سے آپ کی ایک بڑی افیلیشن ہے, اور ماشاء اللہ آپ کے پاس یو گاٹ اے ویری گڈ ڈیزگنیشن فرام دیٹ سائڈ. آپ کمپیئر کریں کہ پاکستان کی شاید اپنی GDP کا میرا خیال ہے شاید 9% ہے جو کہ ٹیکسز سے آ رہا ہے, اگر میری فگر غلط ہو تو آپ ٹھیک کر دیجیے گا, جبکہ ہم انڈیا میں ہی چلے جاتے ہیں تو آلموسٹ وہ لوگ 13% پہ چلے گئے ہیں. وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کی آپ بات, ٹیکس ٹو GDP ریشو کی بات رائٹ, وہ آپ بات بجا کہہ رہے ہیں. اسے امپروو بہرحال ہونا چاہیے, اور یہ کم ہے. لیکن دیکھیں اس وقت ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی اتنے امپوز کر رکھے ہیں, اگر وہ ساروں کی کو اکٹھا کر لیا جائے. اب دیکھیں ٹیکس تو ہم TV لائسنس پہ بھی دے رہے ہیں, ہاں, جو بجلی کے بل پر بھی دے رہے ہیں, تو وہ بھی تو ٹیکس ہے. تو بات یہ ہے کہ, اور دوسرا سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ڈیفیسٹ موجود ہے. اور دیکھیں ایگریکلچر, دیکھیں انڈسٹری جو ہے GDP کا 21% ہے, وہ تقریباً 54% آپ کا جو ٹوٹل ٹیکس نیٹ ہے اس کو وہ کیٹر کر رہی ہے. ویئر ایز ایگریکلچر, میں نہیں کہتا کہ ایگریکلچر کے جو 8-10 ایکڑ 12 ایکڑ 15 ایکڑ والے کو, میں کہتا ہوں 1 مربع والے کو بھی چھوڑ دیں,
25 एकड़ से ऊपर जिनकी मेरा मतलब है वो फार्म्स हैं, कम से कम उनकी अगर इनकम है तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन वो टैक्स नेट में इसलिए नहीं आते क्योंकि सारी आधी से ज़्यादा असम्बली भरी पड़ी है वो फ्यूडल लॉर्ड से, वो अपने ऊपर टैक्स इम्पोज होने ही नहीं देते। तो देखें जहाँ इनकम है वहाँ टैक्स होना चाहिए, भले वो कोई सोर्स हो। आज देख लेना डॉक्टर टैक्स देने को तैयार है ना वकील टैक्स देने को तैयार है। मैं तो मैं सब गुजारिश करूंगा उनको कोई नहीं हाथ डालता। टैलेंटेड पीपल लाइक यू, आप मैं ये समझता हूँ कि अगर जो रिजर्व सीट्स होती है टेक्नोक्रेट्स की, तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर की भी सीट होनी चाहिए। जैसे मियाँ साहब ने फरमाया, मियाँ अंजुम निसार साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे ये भरे पड़े हैं और ये अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी एक वहाँ पे फोरम होना चाहिए जो वहाँ पे डायरेक्टली असेंबली में बैठ के अपनी बात करे कि हमारी ये बात है, ना कि वहाँ पे जितने बैठे हैं उन सब की शुगर इंडस्ट्री है, सिगरेट इंडस्ट्री है, ये तो सब लोग असेंबली में बैठे हैं और वहीं बैठ के वो जितना टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं वो हमेशा ट्रेडर पे करते हैं या इंडस्ट्री पे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी भी कोई प्रॉपर लॉबिंग में सब इतनी प्यारी नहीं हो रही असेंबली के फॉरम पे। मैं चैम्बर्स के हवाले से नहीं, मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूँ। जी सर क्या राय है आपकी? आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं। देखें रेट तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करनी है। देखिए हम 1.5 घंटे की फ़्लाइट है फ्रॉम लाहौर टू दुबई, 2 घंटे की होगी। तो वहाँ तो देखिए एक खोखा भी खोलना होता है ना, तो वो पहले इजाज़त लेते हैं और फिर उसके बाद वो सिस्टम वो दुकान का या दफ्तर का शटर खुलता है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता कि जब तक उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास NTN नंबर ना हो, चले किसी ने कम कमाया या ज़्यादा कमाया वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम सिस्टम में तो हो ना। सिस्टम में हो। हमारा तो सिस्टम में कोई आने को तैयार नहीं है और कोई लाने को तैयार नहीं है। यही टैक्स ऑफिशियल्स की अगर ड्यूटी लगाई जाए कि जनाब आपकी तरक्की इससे लिंक्ड है, आपकी तरक्की उस वक्त अगले स्केल में आप नहीं जाएंगे जब तक आप कम से कम साल के 5-5 हज़ार नया बंदा आप सिस्टम में नहीं लाते। तो क्योंकि वो ये नहीं है कि उनकी नज़र से ओझल है, उनकी नज़रों में भी हैं, लेकिन ब्रेक की तरफ जाना है। वो देन लेन करके वो कहते हैं जनाब निज़ाम में नहीं आना, बाहर से ले लें, क्योंकि निज़ाम में आना भी एक बहुत बड़ा आसान है। ये जो बात मियाँ साहब ने कही है, मैंने बहुत सारे मुल्कों में ये देखा है कि इस चीज़ का इनिशिएटिव भी देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं कि अगर जो भी कोई उनकी ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे होते हैं तो दे पे देम मोर एक्स्ट्रा अबाउट इट। तो ऐसा बिल्कुल पूरी दुनिया में होता है। वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।